Good afternoon. Welcome to Bajirao Reddy Institute करंट अफेयर वीकली क्लासेस। जैसा आपको पता है हर वीक की तरह पिछले 7 दिनों का न्यूज़ होता है, तो 14 से 20 जनवरी के बीच का जो है न्यूज़, और इसमें हम टोटल आज 15 न्यूज़ महत्वपूर्ण न्यूज़ जो कुछ एक उसमें प्री के लिए और कुछ एक प्री का मेंस के लिए। तो देखते हैं क्या क्या न्यूज़ है, थोड़ा सा उसको ब्रीफ ले लेते हैं, इसके बाद फिर उसे हम डिस्कस करते हैं। अगर हम पहले देखें सोशियो पॉलिटिकल एंड वेरियस एजेंसी में, तो पहला है प्रथम द्वारा जारी की गई शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट, जिसको असर रिपोर्ट भी बोलते हैं, ACR असर बोल देते हैं एक्रोनिम में। ये प्रथम जो है एक NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन है। ये भारत में शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है, ठीक है। और ये जो इसका रिपोर्ट है वो प्रतिवर्ष ये जारी करती है कि शिक्षा में, बुनियादी पढ़ने लिखने में, अंकगणित में बच्चों की क्या स्थिति है, उनके अंदर क्या अंतर है। जैसे ये क्या करते हैं कि क्लास 3 के बच्चे को क्लास 2 का मैटर दे देंगे। अब उसमें कितने क्लास 3 के बच्चे क्लास 2 के मैटर के पढ़ सकते हैं, गुणा भाग कर सकते हैं, इसके आधार पे ये निकालते हैं, ठीक है। ये सर्वे बेस्ड होता है, ये नहीं कि पूरे भारत का ये करते हैं, लेकिन इनका सर्वे लगभग 7 लाख की आबादी पर होता है। देखेंगे कैसे करते हैं। ये महत्व तो इसलिए है कि भाई एक NGO का एक रिपोर्ट है, इसे क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये शिक्षा नीति के लिए, शिक्षा के स्तर को जांचने के लिए और शिक्षा नीति को बनाने के लिए एक बड़े इनपुट का काम करता है, ठीक है। भले ये NGO का एक रिपोर्ट है, लेकिन केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें अपनी शिक्षा नीति के निर्माण में इसका उपयोग करती हैं, ठीक है। कई बार या अक्सर जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे आता है, वित्त मंत्रालय देता है जो बजट कार्य विभाग, उसके द्वारा भी जो है उसमें भी इसके रिपोर्ट के अंश शिक्षा और मानव संसाधन वाले में रहता है, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट मानी जाती है। ये प्रतिवर्ष आती है, लेकिन कोरोना के बाद यानी कि 18-19 के बाद ये अभी 4 साल बाद ये रिपोर्ट फुल रिपोर्ट आई है, ठीक है। तो अब इसको आप कोरोना पूर्व और कोरोना के बाद की स्थिति को तुलना करेंगे, ठीक है। ये जनवरी में 2023 में आई है, अभी हाल में ही आई है, लेकिन ये रिपोर्ट का नाम है 2022, ठीक है। तो जब आएगा तब हम देखेंगे। दूसरा जो न्यूज़ है ये भी महत्वपूर्ण न्यूज़ है, प्रोटोटाइप रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आप लोगों ने सुन भी रखा होगा और मैंने बताया भी है, पढ़ाया भी है, जब इलेक्शन कमीशन ने ये घोषणा की थी कि 16 जनवरी को प्रोटोटाइप रिमोट वोटिंग मशीन के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए वो बुलाया जाएगा। उसमें उनका हम क्या करेंगे, उसको उसके सामने प्रदर्शित करेंगे कि कैसे ये काम करेगा। रिमोट वोटिंग जो आप समझ सकते हैं कि ये दूर से वोटिंग है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करते हुए प्रवासी मतदाताओं, एक तो प्रवासी है जो विदेशों में चले गए, वो उस तरह के प्रवासियों के लिए नहीं है। ये घरेलू लोग जो किसी कामवश दूसरे ज़िले में चले जाते हैं, दूसरे राज्य में चले जाते हैं, और फिर वो उसकी वजह से वो मतदान में भागीदारी नहीं ले पाते हैं। तो उस समस्या को दूर करने के लिए इलेक्शन कमिश्नर ने एक नए अभिनव प्रयोग के रूप में रिमोट वोटिंग मशीन की एक अवधारणा ली है। पीछे भी बताया था, अभी हम फिर बताएंगे क्या प्रॉब्लम है। और ये न्यूज़ इसलिए है क्योंकि ये जो आया था इसमें विपक्षी दल जो है उसमें प्रदर्शन में भाग उसका विरोध किए और कहे कि इससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ महत्वपूर्ण और चुनाव सुधार है, उस पर ध्यान दिया जाए। और अभी चूँकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ही हमारे संदेह दूर नहीं हो पा रहे हैं, हमारा विश्वास नहीं बन पा रहा है, भले हम उसमें भागीदारी करते हैं, तो ऐसे में रिमोट वोटिंग मशीन यानी माइक्रोचिप या जिसे रिमोटली ऑपरेट किया जा सकता है, उस पर तो अभी ये रहने ही दीजिए। और मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी कहा है कि जब तक कॉन्सेंसस नहीं बनेगा तब तक हम इस पर आगे नहीं बढ़ेंगे। हालांकि डेट बढ़ा दी है फिर से आगे के लिए, लेकिन अभी चुनाव आयोग भी जब तक कंसेंसस नहीं हो जाएगा, जब तक आम सहमति नहीं हो जाएगी विभिन्न भागीदारों की,
तब तक वो उस पर आगे बढ़ने का मूड नहीं बनाया। तो देखेंगे और भी क्या क्या इस दौरान जो है क्या क्या और मुद्दे उठाए गए हैं, उन पे भी थोड़ा संक्षेप में समझेंगे। ठीक है, ये तीसरा जो न्यूज़ है, ये शहरी विकास परियोजनाओं को अनुमति देने से पहले पर्यावरण प्रभाव आकलन, ठीक है, किया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने चंडीगढ़ के एक मामले में, चंडीगढ़ का एक मामला था, चंडीगढ़ शहर का, जिसमें वो जो इंडिपेंडेंट हाउस था उसमें वहाँ पे एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग या सोसाइटी बनाने के लिए उस पर अप्रूवल दे दिया गया था, जिसके विरोध में वहाँ के लोग आए थे और उस पर रोक लगाते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा शहरी चीज़ें करने के लिए, मतलब शहरी प्लानिंग को जब भी बनाया जाए, ध्यान रखा जाए, तो उससे पड़ने वाले पर्यावरण प्रभाव, हालांकि कोई भी प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आदि की जाती है तो उस पर पर्यावरण प्रभाव का आकलन किया ही जाता है, लेकिन शहरी प्लानिंग के लिए ये विशेष तौर पर भी ध्यान देने के लिए इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आग्रह किया है और कहा है, निर्देश दिया है कि हमारे जो शहरी प्लानिंग हो, अर्बन प्लानिंग जिसे कहते हैं, शहरी नियोजन, जिसमें क्या कैसे शहर का क्या ढांचा बने, क्या बने, उसमें पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। माननीय कोर्ट ने, माननीय ऑनरेबल कोर्ट के जजों ने भी इस फैसले में ही उन्होंने बेंगलुरु में आए बाढ़ की बात बताई कि कैसे गार्डन सिटी के नाम से बेंगलुरु पूरा जलमग्न हो गया था, कहीं ना कहीं सिटी प्लानिंग की खराब नीतियों के कारण, अनियंत्रित सिटी प्लानिंग और बिना सोचे विचारे जो है प्लानिंग कर दी जाती है उसको लेके। ठीक है, तो क्या मामला है हम उसे डिटेल में जानेंगे। अगला न्यूज है सहकारिता आंदोलन से, सहकारी आंदोलन के सहारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है। जैसा कि पता है कि 2021 में सहकारिता मंत्रालय बना है और इसमें अमित शाह को, जो हमारे गृह मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी, इनको सहकारिता मंत्री भी बनाया गया है। तो ये बताता है कि ये नंबर 3 के हैसियत, यानी प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के बाद नंबर 3 के हैसियत के मंत्री हैं कैबिनेट में, और उनके गृह मंत्री भी हैं भारत के, और उनके पास सहकारिता मंत्रालय दिया जाना भारत सरकार का महत्व बताता है कि भारत सरकार सहकारिता के लिए कितना महत्व, भारत सरकार के लिए सहकारिता आंदोलन कितना महत्व रखता है। ठीक है, सहकारिता मंत्रालय ने एक 47 सदस्यीय नई सहकारिता नीति बनाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष रहे हैं सुरेश प्रभु जी, पूर्व रेलवे मंत्री रहे हैं भारत सरकार में, काफ़ी विद्वान आदमी हैं, उनकी अध्यक्षता में बनाया गया है। तो उसी की मीटिंग थी, उसी मीटिंग में जो भी बातें होंगी हम देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे कि सहकारिता आंदोलन कैसे आया, क्या रोल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि ये फिर आपको अलग से पढ़ाया ही जाएगा आपके पॉलिटी एंड गवर्नेंस में, लेकिन थोड़ा बहुत समझेंगे हम इसको। ठीक है, अगला न्यूज है, ये प्री के लिए ही न्यूज है। कोल्लम जिला है केरल का, ये भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है, ऐसा वहाँ की सरकार ने आधिकारिक रूप से, केरल सरकार ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि जो कोल्लम जिला है केरल का, वहाँ वह पहला आधिकारिक जो है संविधान साक्षर जिला हो गया है। इसमें 10 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को किया गया है, इससे ज़्यादा लोगों को संविधान के बारे में बताया गया है, समझाया गया है, ताकि वो अपने अधिकारों के बारे में, अपने कर्तव्यों के बारे में, अपने संवैधानिक प्रावधानों के बारे में समझ सके। तो ये प्री का भी महत्वपूर्ण फैक्ट है और ये एक अच्छा तथ्य है जो जानना चाहिए, और एक सराहनीय कदम है जिसकी प्रशंसा भी की जानी चाहिए। दूसरा भी न्यूज केरल से ही है, एक अभिनव प्रयोग है, अनूठी पहल है, यूनिक पहल है, जिसमें छात्राओं को, महिला छात्राओं को, मतलब महिला छात्रा हो ही गया, 60 दिन का मातृत्व अवकाश। अब थोड़ा सुन के चौंकेंगे कि छात्राओं को मातृत्व अवकाश, तो चौंकिएगा मत, क्योंकि ये 18 साल से उम्र के ज़्यादा की जो है महिला जो विद्यार्थी, मतलब छात्राएं हैं, ऑफकोर्स वो ग्रेजुएशन पीजी और उसमें होती हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है, किसी महिला की जल्दी शादी हो जाती है और पढ़ना चाहती है, तो उसके रास्ते में जो रुकावटें आती है ना, उसको, जैसे कि मातृत्व अवकाश, जब महिला जॉब में है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, उसका अब अधिकार हो गया है, उसको पेड लीव के रूप में मिलता है।
लेकिन अभी ये चीज़ें शिक्षा में नहीं है। अगर कोई महिला पढ़ रही है तो अगर उसको कुछ होता है तो उस अवकाश न होने के कारण एक तो उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, वो तो होती ही है। दूसरे क्या है, कई जगह एग्ज़ाम में बैठने के लिए कुछ परसेंटेज मार्क्स फिक्स रहता है और उस दौरान जो वो छुट्टी लेती है उसको वो एब्सेंट माना जाता है। लेकिन जब अगर इसको अवकाश मिल जाएगा 60 दिनों का, तो अगर उसके लिए वो लेती है तो वो उसके लिए उसको एक तो छुट्टी नहीं मानी जाएगी, दूसरे क्या है कि उसमें जो है जो परसेंटेज है उसमें भी ढील दी गई है। और ये सिर्फ मातृत्व अवकाश के लिए नहीं दिया गया, इसमें जो है जो महिलाओं की एक प्राकृतिक व्यवस्था है, उसको माहवारी बोलते हैं या जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, उसके लिए भी महिलाओं को हर माह मतलब जब भी हो उनके लिए 3 से 4 दिन का जो भी साइकिल है उस दौरान छुट्टी की व्यवस्था है। और वो उस छुट्टी के कारण भी जो उनका अगर परसेंटेज कम है तो उसको भी कम कर दिया गया है। इससे ये होगा कि महिलाएं बिना निश्चिंत होके अपनी जो प्राकृतिक चुनौतियां हैं उसके बावजूद भी बेहतर रूप से वो शिक्षा व्यवस्था में भागीदार हो सकती है। निश्चित रूप से ये बहुत ही सकारात्मक और क्रांतिकारी कदम है, इसकी सराहना की जाएगी और इसको समझने की भी कोशिश करेंगे। समझना क्या है इसको देखेंगे, ठीक है। जहाँ तक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इशू की बात करें, वैसे तो कई न्यूज़ हैं छोटे छोटे, लेकिन 2 न्यूज़ बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है कि द हिंदू न्यूज़पेपर में सी रंगराजन जी ने एक आगामी बजट के लिए अपनी, अब चूँकि सी रंगराजन के बारे में जान लीजिए कि वो भारत के गवर्नर भी रहे, आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं 5 साल 92 से 97, यानी जब भारत बहुत कठिन दौर के बाद आर्थिक उदारीकरण का दौर लाया था, उस दौरान वो रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, प्रधानमंत्री नरसिंहा राव जी थे, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी थे और ये गवर्नर थे। यानी कह सकते हैं कि इन तीनों लोगों की जोड़ी ने ही जो बहुत सारे सुधार किए थे उसके लिए ये एमपी भी बने थे, राज्यपाल भी बने थे, गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर भी थे, स्टेट के भी गवर्नर थे, आंध्रा और ओडिशा के, ठीक है। और इनके बारे में ये है कि इनको सेकंड हाईएस्ट अवार्ड पद्म विभूषण मिला था, वो भी वाजपेयी जी के दौरान मिला था। और ये प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइज़र मनमोहन सिंह के रहे जब तक वो रहे, लगभग शुरू में रहे, थोड़ा दिन के लिए एमपी बने थे, फिर रिजाइन करके फिर हो गए थे, 2014 तक रहे। तो ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इन्होंने वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ अपनी बात रखी है, उसको एज इट इज़ हिंदी में अनुवाद करके मैं दे रहा हूँ, मैं उसको समझा दूंगा। बाकी आप अपनी राय उस पर देखिएगा, ये क्या कहना चाहते हैं, क्यों कहना चाहते हैं, या वो क्या है, थोड़ा समझने में आपको बजट आएगा तो उसको समझने में कि ये क्या चाहते हैं, क्यों ऐसा चाहते हैं, क्या होना चाहिए, मदद मिलेगी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो ऐसा है वैसा ही होगा या ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है जैसा ये मानते हैं, ठीक है। दूसरा एक रिपोर्ट आई है ऑक्सफैम, ये भी एक एनजीओ है, ऑक्सफैम इंटरनेशनल, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इसकी बनी हुई थी, एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। नैरोबी में इसका मुख्यालय है, भारत में भी इसका अपना ऑक्सफैम इंडिया है। ये एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है कि भारत के सबसे अमीर 1% के पास भारत की कुल संपत्ति का 40% से अधिक है। रिपोर्ट का नाम है सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, होता है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कहानी है ना इसकी, डार्विन की, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे ज़्यादा फिट है, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, वही जीवित रहेगा। इस रिपोर्ट का नाम है सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, ठीक है। देखेंगे क्या रिपोर्ट में कहा है, क्या मान्यताएं हैं, सही भी है उस तरह से सोचना या गलत है, क्या है, हम उसको वहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी में अगर आप देखें तो ऐसे मुद्दे होते हैं जो भारत की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों को प्रभावित करती हैं या उसके प्रभावित करती हैं सकारात्मक या नकारात्मक। अब जैसे पहला ही न्यूज़ है, चीन द्वारा अपनी रोक हटाने के बाद यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की प्रतिबंध समिति ने लश्कर के आतंकवादी मक्की को ब्लैक लिस्ट कर दिया, ठीक है। ये इसकी मांग भारत और अमेरिका के सहयोग से दोनों, इसकी मांग जून में ही किया गया था, लेकिन तकनीकी कारणों से उस समय चीन ने रोक लगा दी थी। जो भी कि इसके साथ जो है
मतलब किसी को पॉलिटिकल टूल नहीं बनाया जाना चाहिए, उसको लगता था कि पाकिस्तान पे भारत प्रभाव है। हालांकि जब ये हटा रहा था तो तर्क दिया कि इसको अगर हम आतंकवादी मानेंगे तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के द्वारा किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को मदद मिलेगी। तो कैसे, अब क्या बदल गया, क्यों बदल गया, थोड़ा हम अपना अनुमान बताएंगे। एग्जैक्ट क्या है वो तो चीन ही जान सकता है और पाकिस्तान जान सकता है, लेकिन परिस्थितियां जैसी बन रही हैं उसमें हो सकता है कि वो चीज़ें भी हो सकती हैं, उस तरह से भी वो सोच के या वो भी कारण हो सकता है। ठीक है, अगला है, एक रिपोर्ट है, भारत में पिछले 5 वर्षों में ऑनलाइन ठगी के मामले में ही 3 गुना बढ़ोतरी। ठीक है, ये ऑनलाइन जो भी काम करते हैं, ये हमारा जो नहीं कि साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी हमारा जो आंतरिक सुरक्षा का पहलू है, उससे जुड़ी उसमें कुछ बातें हैं कि 3 साल मतलब 5 साल पहले जो 60,000 मामले थे, 64,000, आज वह 1,80,000 के आसपास रिपोर्टेड हो गए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 3 गुना की वृद्धि हुई है। और इसमें जो एक अनूठा पहलू है वो ये है कि पढ़े लिखे लोग ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार ज़्यादा हो रहे हैं। क्यों होते हैं वो हम समझेंगे। ठीक है, अगला न्यूज़ है, ये अभी का जो है कि श्रीलंका का समर्थन करते हुए भारत ने IMF को वित्त पोषण का आश्वासन भेजा। आप लोग को पता ही है कि श्रीलंका ने जो है, श्रीलंका की आर्थिक स्थिति खस्ताहाल हो गई है और उसने जो है कुछ अपने जो उसको ऋण पेमेंट, जैसे कई देश विदेशों से ऋण लिए रहते हैं और उनको समय पे पूरा करना होता है। ठीक है, लेकिन कई बार जब देश इसको पूरा नहीं कर पाते हैं तो वो आर्थिक रूप से दिवालिया या जो भी कर दिए जाते हैं। श्रीलंका की वही स्थिति हो गई है, वहाँ का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 0 हो गया है, जिसकी वजह से वो पिछले साल लगभग $7 अरब का जो है ऋण वो नहीं चुका पाया है या उसको आगे का डेट डाल दिया है। ठीक है, उसमें कई सारे देश भी दिए हैं, उसमें चीन है, भारत है, जापान है, ये लोग भी देश दिए हैं। तो IMF से उसने वो $2.9 बिलियन अरब डॉलर का वो सही मतलब क्रेडिट ले रहा है, जिससे कि वो अपने यहाँ कुछ त्वरित ज़रूरतों को बेल आउट कर सके। ठीक है, लेकिन IMF की एक शर्त है कि वो तभी मिलेगा जब उसके जो द्विपक्षीय क्रेडिटर हैं, जैसे कि जो बड़े द्विपक्षीय क्रेडिटर हैं उसमें चीन है, उसमें जापान है, उसमें भारत है, ये जब आश्वासन दे देते हैं कि ठीक है आप करो, हम सिक्योरिटी ले रहे हैं, तब जाके इन पर वो विचार करता है और दे देता है। ठीक है, इसमें रुकावट यही आ रही थी कि अभी इधर से कुछ हो नहीं पा रहा था। ठीक है, तो भारत ने जो है पहल करते हुए अपना कंसेंट लेटर IMF को भेज दिया है कि हम जो भी प्रावधान है उसके तहत हम सिक्योरिटी के लिए कंसेंट देते हैं। इससे एक ये होगा कि एक तो भारत को जो करना है वो किया, दूसरे क्या है कि जो भारत का ठीक प्रतिस्पर्धी देश है चीन, उस पर भी दबाव बनेगा कि वो ऐसा करे। अगर नहीं करेगा तो उसको जो है अपना चेहरा जो है दिखाने के लिए थोड़ा सा ना दक्षिण एशिया में वो अपनी उपस्थिति दिखाता है। जब आप कोई काम करते हो तो ये भारत के पड़ोसी देशों को दिखाएगा कि देखो ज़रूरत के समय में भारत साथ आता है, और बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करने के बावजूद भी जब समय आता है तो चीन सपने दिखा के हट जाता है। ठीक है, तो ये चीन की स्ट्रेटेजी के लिए महत्वपूर्ण है कि वो भी मदद करे और कम से कम वो दिखे कि वो बहुत उदारवादी है और बहुत अच्छा उसका है, ताकि जो उसकी नेगेटिव इमेज है और वो जो कुछ और ज़्यादा बन गई है कोरोना के बाद से, वो और ज़्यादा बन गई है, उससे थोड़ा सा वो बच सके और हिंद महासागर के देशों में अपनी उपस्थिति के लिए वो आधार तैयार कर सके। ठीक है, अगली न्यूज़ है, ये चीन के वाटर वार के खिलाफ रणनीति के रूप में अरुणाचल प्रदेश में 11,000 मेगावाट की पन बिजली परियोजना लगाने की तैयारी है। ठीक है, पूरे अरुणाचल को चीन विवादित मानता है और वहाँ पहले स्थिति ये थी कि हमारे प्रधानमंत्री चले जाते थे तो वो विरोध स्वरूप स्टेबल वीज़ा आदि करता था। ठीक है, और भारत सरकार ने उसके विरोध को दरकिनार करते हुए अरुणाचल में ऊंचाई वाले हिस्सों में 11,000 मेगावाट की नई पन बिजली परियोजना, जो 9,380 मेगावाट की
चल रही है या उसमें काम चल रहा है, उसके अतिरिक्त 11,000 मेगावाट की पनबिजली परियोजना के लिए क्या करना है, अपना प्रिंसिपल वो रिपोर्ट अब डीपीआर पे आ गया है, इसके बाद चीज़ें होंगी। ठीक है, इसके 2-3 पहलू हैं। पहला तो ये है कि ये वहाँ के लिए जल विद्युत बनाएगा और पूर्वोत्तर के क्षेत्र के लिए विकास के लिए योगदान देगा, भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा के लिए करेगा। दूसरा, चूंकि वो जलाशय रिजर्वियर रहेंगे, उससे क्या होगा कि फ्यूचर में अगर जैसे ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि चीन भी ब्रह्मपुत्र नदी पर 60,000 मेगावाट के लिए जो है विद्युत क्षमता के विभिन्न डैम बना रहा है, जिनका वो उपयोग भारत में बाढ़ या सूखा लाने में कर सकता है। यानी पानी एकदम से रोक के सूखा ला सकता है और एकदम से छोड़ के बाढ़ ला सकता है। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों को देख के और जिस तेजी से बढ़ रहा है, लग रहा है कि 8-10 साल में जैसे उसके भी चल रहे हैं, तो भारत ने भी जो 11,000 मेगावाट के प्लान बनाए, ये 10 साल के अंदर ही इसको लागू कर दिया जाएगा, इसमें निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो भारत का इससे ये है कि ये कहीं ना कहीं काउंटर डिफेंसिव मैकेनिज्म है। ऑफेंसिव तो नहीं है, क्योंकि हम नीचे हैं, नदी उधर से इधर आती है, तो हम थोड़ी ना बाढ़ और सूखा ला देंगे। लेकिन ये है कि बाढ़ की स्थिति में भी अगर हमारा रिजर्वियर रहेगा तो पानी एकाएक नहीं आएगा, आएगा तो रुकते रुकाते आएगा। ठीक है, तो उसकी विनाशकता को कम किया जा सकता है। और चूंकि ये रिजर्वियर में हम पानी 9 अरब घन मीटर पानी रखेंगे, तो अगर वो रोक भी देता है तो शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं, क्योंकि फिर एक युद्ध की स्थिति हो जाती है और बहुत सारे उसके अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों से देश बंधे होते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर वो कर भी देता है, तो कम से कम हम अपने उस एरिया के किसानों की जो सिंचाई आदि चीज़ें हैं उसके लिए एक मिनिमम वाटर लेवल मेंटेन कर सके। तो इसके लिए है, देखेंगे क्या क्या है। ठीक है ना। अगला एक न्यूज़ है आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की एक वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट है। ये जलवायु मिटिगेशन, ये यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है, WMO और UNEP के उसके साथ बनी हुई है। ये जलवायु परिवर्तन के लिए विभिन्न रिसर्च करती रहती है। मिटिगेशन, जलवायु परिवर्तन को कैसे रोका जाए, क्या किया जाए, उसमें रिसर्च करती रहती है। ठीक है, इसने ये पाया कि जीवन शैली के महत्व, लाइफ स्टाइल, जो हम जीवन जीते हैं, लाइफ स्टाइल जो हम जीवन जीते हैं, ठीक है, उसको ऐसा होना चाहिए कि वो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को कमी करे, उसको बढ़ाए ना। ठीक है, और इस दौरान इसने जो है भारत के मिशन लाइफ इंग्लिश में इसलिए लिख रहे हैं कि आप समझ जाएंगे अभी क्यों लिख रहे हैं, LIFE, ये मिशन है भारत सरकार का, नीति आयोग का मिशन है। लाइफ मतलब होता है लाइफ स्टाइल, F माने फॉर इन्वायरमेंट, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली। ये प्रधानमंत्री ने जो है 2021 में जब शर्म शेख में जो COP26 हुआ था, तो उसमें कहा था कि सारी चीज़ें तो ठीक है, हम अपनी जो सोच है मिशन लाइफ, हम अपने लाइफ स्टाइल को भी चेंज करना पड़ेगा, ताकि जो अन्य चीज़ें हो रही हैं उसके साथ साथ जो मांग में जो कमी, मांग को प्रबंधन करके, जैसे एक छोटा सा उदाहरण, 100 वाट का बल्ब जो लाइट करता था, वो आज 8-10 वाट का LED उससे बेहतर प्रकाश करता है, आंखों के लिए भी बेहतर है, जीवन स्तर भी बेहतर है और पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। यानी 100 वाट के बल्ब को अगर हम 8 वाट के LED में कन्वर्ट करके और वो उससे ज़्यादा ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है, 92% ऊर्जा हमने बचा लिया, 92% ऊर्जा बचा लिया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीवन शैली में परिवर्तन करके, जैसे रात में जो है आरटी पार्टी या उसके करते, अगर उसको दिन में कर दो तो कम लाइट आएगा। घर मकान ऐसे बनाओ या इस तरह से करो कि कम से कम लाइट का प्रयोग हो, कम से कम ईंधन का प्रयोग हो। अगर आप जो है एक आदमी एक कार से जा रहा है, तो 4 दोस्त मिलके एक कार पूलिंग कर सकते हो, तो उससे, यानी कुल मिला के ये जो उपभोक्ता हैं या जो आम लोग हैं, जो समुदाय है, उस आधार पे अपने लाइफ स्टाइल, जीवन शैली में इस तरह से परिवर्तन करना है कि ये एक आंदोलन का रूप बन जाए।
जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करना सिर्फ मतलब सिर्फ सरकार या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का ही न हो, लोगों और समुदाय का यह आंदोलन बन जाए और लोगों के जीवन शैली ऐसी हो जाए जो पर्यावरण के अनुकूल हो। ठीक है, तो ये उसी पर चर्चा करता है कि ये सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। ठीक है, इसी तरह से एक थोड़ा सा मजेदार न्यूज है प्री का। इसमें सुदूर आकाश गंगा में परमाणु हाइड्रोजन से उत्पन्न रेडियो सिग्नल का पता चला है। पुणे में एक GMATR है, उसमें हमारी वेधशाला है, दूरबीन है, उसने जो है परमाणु हाइड्रोजन के रेडियो सिग्नल को पकड़ा है। तो एक न्यूज़ है, देख लेंगे इसको भी, क्या इसके पीछे क्या कारण है, इससे क्या प्री का ही ये न्यूज़ है, मेंस में तो इसका कोई बहुत रोल नहीं है। इसी तरह से एक न्यूज़ ये था कि इसरो का शुक्र मिशन, शुक्रयान को 2031 तक के लिए आगे बढ़ाने की संभावना ऐसी जताई गई है। एक भारत के प्रोफेसर है, क्यों बढ़ाई गई है इस पे भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब चलिए इन 15 न्यूज़ को धीरे धीरे करके हम देखते हैं, समझते हैं। जैसे जैसे जिस न्यूज़ की जितना इंपॉर्टेंस रहेगा उस न्यूज़ को उतना समय दिया जाएगा। तो पहला जो टॉपिक आता है सोशल पॉलिटिकल इश्यूज एंड वेरियस एजेंसी, इसमें जो पहली न्यूज़ है वो है प्रथम द्वारा जारी शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट असर 2022। ये प्रथम एक NGO है। इस न्यूज में आप देखिए, ये शिक्षा व्यवस्था से तो जुड़ी है, शिक्षा व्यवस्था और उससे जुड़ी चीज़ों को तो ये न्यूज़ बताती ही है। ये बताती है कि हमारे एक सेकंड पेपर का जो है ना, डेवलपमेंट डायनेमिक्स, विकास गति, तो विकास में जो NGO या गैर सरकारी संगठन बहुत सारे ना उसमें हैं, उसमें दानदाताएँ आदि, और उसमें यह है कि गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। तो प्रथम वो NGO है जिसके कहते हैं ना कि जिसके बगैर आप जो है अपना उदाहरण NGO का दे ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ये ऐसा NGO है जिसकी रिपोर्ट को जो सरकारें हैं शिक्षा नीति बनाने के लिए उसको बड़े महत्व के साथ और बड़े भले ये क्रिटिकल ही होता है लेकिन उसको बहुत सम्मान के साथ देखा जाता है और इसके निष्कर्षों से सीखा जाता है। और मैं जैसे अभी बताया कि जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है उसमें भी इसके निष्कर्षों की कई बातें या पूरा रिपोर्ट के जो सिनॉप्सिस है वो रहती हैं। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण ये रिपोर्ट है असर, इसको ALCR शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट, एनुअल वो एजुकेशन स्टेटस रिपोर्ट होता है, ये प्रतिवर्ष होता है। लेकिन ये जो 2022 की रिपोर्ट है ये देखा जाए, कर लिखिए 18 जनवरी को किया था एक गैर सरकारी संगठन द्वारा जारी की गई शिक्षा पर 2022 के अनुसार कोविड के कारण लगभग 2 साल के बंद होने के बाद स्कूल फिर चालू खुल गए हैं तथा छात्रों का नामांकन पूर्व महामारी के स्तर से अधिक हो गया है। ठीक है, ये कुछ बातें बताया है, उन बातों को एक एक करके देखते हैं और उनको समझते हैं कि वो क्या है, क्यों है। ठीक है, ये आपको प्री के लिए भी फैक्ट है। ठीक है, ये आपको मेंस के लिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए भी है। जब आप कोई चीज़ एनालिसिस करेंगे, आप शिक्षा व्यवस्था का एनालिसिस करेंगे तो बताएंगे कि ALCR रिपोर्ट 2022 के अनुसार शैक्षणिक स्थिति में ये चीज़ें कमी दिखी गई या ये चीज़ें अच्छाई बताई गई, तो ये क्या होगा, आपके उत्तर को मजबूती मिलेगा। और आप जो UPSC आपसे डिमांड करता है, जिसके लिए हम करंट अफेयर की क्लासेस लेते हैं, कि एक पढ़े लिखे आदमी अपने वातावरण के बारे में जागरूक है। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या कहा है। कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन से पता चला है कि महामारी के दौरान स्कूल बंद होने के बावजूद कुल नामांकन के आंकड़े जो 6 से 14 आयु वर्ग, ठीक है, ये नामांकन हमारे यहाँ जैसे है कि 6 से 14 साल के बच्चे को राइट टू एजुकेशन के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम। ठीक है, और वो मूल अधिकार भी है, तो ऐसे में तो उसको देना ही देना है। पिछले 15 वर्षों में, लेकिन इसके बावजूद किसी कारणवश 15 वर्षों में 95% से ऊपर है। 2018 में ये यानी 6 से 14 साल के बच्चों का जो स्कूल में इनरोलमेंट था
वो 2018 में था 97.2%, यानी कि 97.2% 6 से 14 साल के बच्चे स्कूल में रजिस्टर्ड थे, वो निजी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल और सभी तरह के शिक्षण संस्थान मिला के, यानी कि 2.8% लोग बच्चे ऐसे थे जो अभी भी स्कूल नहीं जाते थे। ठीक है, 18 में 2.8% 6 से 14 साल की उम्र के ऐसे बच्चे थे जो स्कूल नहीं जाते थे। अब ये रिपोर्ट जो 2022 वाला है, इस जो 2022 है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अब ये इनरोलमेंट रेशियो बढ़ के हो गई है 2022 में 98.4%, यानी कि अब ये 1.6% ही केवल लोग हैं जो विद्यालय, बच्चे जो है 6 से 14 साल के, जो विद्यालय नहीं जा रहे हैं। ठीक है, पहले 2.8% थे, अब 1.6% है, यानी कि 1.2% की कमी हुई है, यानी कहीं ना कहीं इनका नामांकन बढ़ा है और ये एक पॉजिटिव न्यूज है। ठीक है, यानी कि ये बता रहा है रिपोर्ट कि 2018 का जब रिपोर्ट पूर्व था, जब कोरोना आया था उसके पहले का, इसके बाद कोरोना आ गया था, तो कोरोना के यानी 19 वाला डेटा कोरोना के कारण नहीं आ सका, 20 वाला नहीं आया, फिर वो अब 22 में आया है, और 22 में आया है तो ये पता चला है कि उस समय जो इनरोलमेंट रेशियो था, जब 2 साल बाद स्कूल खुले, तो उससे बेहतर है, यानी उसमें कहीं ना कहीं और सुधार हुआ है। अभी 100% तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी 98.4% तक ये पहुंच गया है। ठीक है, अब अगर देखें कि ये रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है, तो ये रिपोर्ट ASCR जो रिपोर्ट होता है, ये 616 ग्रामीण जिलों में 3 से 16 आयु वर्ग के, यानी इसको कंफ्यूज मत करिएगा, राइट टू एजुकेशन जो है 6 से 14 साल के बच्चों का है, लेकिन जो ये रिपोर्ट तैयार करती है ACR, वो 3 से 16 आयु वर्ग के बच्चों के, मतलब बच्चों को कवर करके, मतलब 6.9 लाख बच्चों को, यानी सभी बच्चों को नहीं, यानी जो इनका डेटा साइज है वो लगभग 7 लाख, यानी 6,90,000 बच्चे जो 3 से 16 साल के हैं और 616 ग्रामीण जिलों से में उनको बांटा गया है, उतने बच्चों पर निष्कर्ष रिसर्च हुआ है, इसके बाद निष्कर्ष निकाला गया है। यानी कि इतने बड़े सैंपल साइज, आप जो प्रेडिक्शन, एग्जिट पोल आदि देखते हैं, या अभी हंगर इंडेक्स था, वो तो 3,000 4,000 भारत के लिए पूरे 3-4 हज़ार बच्चों पर वो निकाल दिया गया है, और ये कितने 6,90,000 यानी 7 लाख बच्चों पर। तो कहीं ना कहीं इतने बड़े सैंपल साइज के आधार पर होने के कारण इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता बहुत होती है। इसलिए मैंने बताया ना कि हमारे इकोनॉमिक सर्वे में भी ये बात रखी जाती है, और जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं वो भी असर ASCR रिपोर्ट के जो फाइंडिंग होते हैं उसको अपने पॉलिसी बनाने में और इम्प्लीमेंटेशन के चीज़ों को दिखाने में बड़ा महत्व रखते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ASR रिपोर्ट की बात हो गया। रिपोर्ट 4 साल बाद लाई जा रही है, इसमें 20-21 में स्कूल बंद होने के साथ 22 में बच्चों के इसके प्रभाव को दर्ज किया गया है। ठीक है, 3 से 16 भाई जो कमी 3 से 16 आयु वर्ग के बच्चों का अनुपात जो वर्तमान में नामांकित नहीं है, 2018 में 2.8 था, अब कम होकर 1.6 हो गया। क्यों? क्योंकि वो 97.2% पहले इनरोलमेंट रेशियो था, नामांकन दर जो अनुपात 97.2 था, यानी 2.8% बच्चे नहीं जाते थे। अब क्या हो गया है 98.4, यानी कि अब 98.4% बच्चे 6 से 14 साल के स्कूल में नामांकित हैं किसी न किसी क्लास में। ऐसे में वो 1.6% के मानिए उसमें और कमी आई है, और ये धीरे धीरे और घटेगा। ठीक है, हमारा तो आदर्श क्या है कि कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर न रहे, ये हमारा मौलिक अधिकार हमने बच्चों को दिया है। ठीक है, लेकिन और क्या बता रहा है ये रिपोर्ट? ये बता रहा है कि सरकारी स्कूलों में 2018 में 65.6% बच्चे रजिस्टर्ड थे। ठीक है, 2018 में सरकारी स्कूल में 65.6 थे, और 22 में 72.9% तक नामांकित बच्चे हो गए हैं।
यानी कि इसमें यह दिखा है, ये रिपोर्ट क्या कह रहा है कि सरकारी स्कूल में अब बच्चों का नामांकन, यानी जो सरकारी स्कूल में 65.6% बच्चे ही पढ़ते थे, बाकी प्राइवेट में पढ़ते थे, वो 2022 में 72.9% हो गए। ठीक है, तो ये तो कोई भी सरकार अपने लिए पीठ थपथपा सकती है कि भाई देखिए सरकारी स्कूल का गुणवत्ता बढ़ा है इसलिए ऐसा हुआ है। नहीं जी, ये तो आंकड़े हैं, अपने अपने अनुसार देखना है। जो असर ने देखा और जो उसने पाया वो बताया कि हुआ क्या। एक तो कोरोना के कारण कई सारे प्राइवेट स्कूल बंद हो गए, जो छोटे छोटे गांव के प्राइवेट स्कूल थे वो बंद हो गए। तो अब वो बच्चे कहीं ना कहीं जाएंगे, तो वो कहाँ जाएंगे? सरकारी स्कूल में। दूसरे, गार्जियन को ये लगा कि सरकारी स्कूल की फीस ज़्यादा है, और अगर हम अपने बच्चे को, और कई सरकारी स्कूल की भी क्वालिटी वो देख के वो हो गए थे, तो उनको लगा कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल की फीस ज़्यादा है, सरकारी स्कूल की तो कहीं नहीं है, फ्री ही है। तो उनको लगा कि अगर हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में कर देते हैं और जो वो पैसे बचेंगे उससे अगर उनको ट्यूशन लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं उनके शिक्षा का स्तर सुधरेगा। तो ये दो कारण, एक तो स्कूल भी बंद हुए और दूसरे ये भी कि लोगों ने ट्यूशन के लिए पैसे बचाने के लिए जो है निजी स्कूलों से अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में लेकर गए। ठीक है, उससे क्या हुआ कि नामांकन का दर, और कुछ सरकारों ने भी अपने स्कूल की गुणवत्ता सुधारी होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो उसने, ये और भी कारण हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि सरकारी स्कूल में बच्चे इसलिए बढ़ गए क्योंकि सरकारी स्कूल की गुणवत्ता बढ़ गई, नहीं, उसमें और भी कई सारे कारण हैं। ठीक है, ताकि आप लोग क्लियर कर रहिए कि जब कोई बताए एएसआर की रिपोर्ट देखिए सरकार अच्छा कर रही है, ये है, या सरकार खराब कर रही है, तो दोनों तीनों पहलू आप लोग समझे रहिएगा। ठीक है, 2006 के बाद, यानी 2006 में सबसे ज़्यादा था 73.4, इसके बाद धीरे धीरे 2006 से लेकर 2008 तक जो है ये सरकारी स्कूल में बच्चे घटते गए। अब ये ट्रेंड थोड़ा उल्टा हो गया है, ये बात ये रिपोर्ट दिखाती है। ठीक है, और जो चिंता बात ये है वो बता रही है कि बच्चों की बुनियादी साक्षरता के स्तर में, यानी बेसिक पढ़ाई लिखाई जो पढ़ते हैं, बेसिक रीडिंग के स्तर में बड़ी गिरावट आई है। संख्यात्मक कौशल की तुलना में उनकी पढ़ने की क्षमता बहुत तेजी से बिगड़ रही है, जो 2012 के पूर्व स्तर तक कम हो गई है। यानी 2012 में जो स्तर था, यानी धीरे धीरे सुधार हुआ था, लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, फिर वो वापस लौट गया। यानी बच्चों की जो पढ़ने लिखने की चीज़ों को पढ़ लिख सकें, समझ सकें, वो क्षमता गिर गई है। हाँ, गुणा भाग जोड़ घटाना करने की क्षमता बढ़ गई है। ठीक है, जब इसका और मूल्यांकन किया गया कि ये संख्यात्मक कौशल कैसे बढ़ी, तो ये देखा गया कि ये लड़कियों में बढ़ी है और सरकारी स्कूलों में बढ़ी है। तो जब उसके भी बारे में देखा गया तो ये पता चला कि वही जो वहाँ से बच्चे प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में लाए गए, तो जो गार्जियन ने क्या किया, ट्यूशन लगाया। तो ट्यूशन में ध्यान दिया जाता है, साइंस और मैथ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ज़्यादातर ट्यूशन मैथ और साइंस के लगाए जाते हैं, इसलिए बच्चों की वो तो स्थिति, अंक गणित वाली स्थिति तो सुधर गई, लेकिन पढ़ने वाली स्थिति थोड़ी गड़बड़ हो गई। ठीक है, इसमें यह कहा गया कि सरकारी निजी स्कूल में, यानी सब सरकारी निजी सब मिला लो, कक्षा 3 के बच्चों का प्रतिशत जो कक्षा 2 के स्तर तक पढ़ने में सक्षम थे 2018 में 27.3 था, गिरकर 2022 में 20.5 हो गया। यानी कि कक्षा 3 के बच्चे जब उनको कक्षा 2 का पाठ्यक्रम दिया गया पढ़ने के लिए, तो 2018 में 27.3%, यानी 100 बच्चे रहे होंगे तो उसमें 27.3 बच्चे, यानी लग मान लो 27.5 बच्चे, यानी 27 बच्चे पढ़े, और 2022 में 20.5% पढ़े। यानी कि कहीं ना कहीं उनकी पढ़ने की गुणवत्ता क्या हो गई, घट गई। नामांकन बढ़ा लेकिन बच्चों में शिक्षा की गुणवत्ता घट गई। देखिए, ये रिपोर्ट संख्यात्मक रूप से सरकार पीठ थपथपा सकती है कि कोरोना के बावजूद भी बच्चों का नामांकन बढ़ा, लेकिन जब गुणवत्ता पे आती है तो वो वहां पे डाउन हो गए। बात समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट बड़ा विस्तृत, शिक्षा के बारे में बड़ा विस्तृत और वो विकल्प देती है। ठीक है, इसमें और भी सारे प्रावधान हैं,
इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिवर्तन दिखा है, लेकिन हाँ जो ट्रेंड दिखा है वो इसमें है। आप इसको जैसे और पढ़ भी सकते हैं कि यह गिरावट हर राज्य में और सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में दिखाई दी गई। यानी कि कोई राज्य ये नहीं कह सकता कि नहीं हमने तो बहुत बढ़िया किया, और कोई ये नहीं कह सकता सरकारी स्कूल वालों का बुराई कि सरकारी स्कूल वाले में किए, नहीं वो निजी स्कूल वालों में भी वही स्थिति थी। ठीक है, तो कहने का अर्थ है जब हम निजी समझते हैं तो हम समझते हैं कि सब बड़े बड़े जो स्कूल है वही नहीं है, कॉन्वेंट और ये सारे रूरल एरिया में और भी बहुत छोटे छोटे एक एक दो कमरे के भी स्कूल खुले हुए हैं, और उनकी गुणवत्ता की क्या ही कहने हैं। ठीक है, 2018 के स्तर से जो 10% से अधिक गिरावट दिखाने, यानी जो पढ़ने वाली क्वालिटी है, जो दिखावट दिखी गई, वो राज्य हैं वहां देखी गई जिनका 2018 में पढ़ने का स्तर उच्च था। जैसे केरल में 18 में 52% लोग कक्षा 3 के बच्चे कक्षा 2 के पढ़ते थे, 22 में 38 हो गया, यानी कि लगभग 14% की कमी। हिमाचल प्रदेश 47.7% बच्चे पढ़ लेते थे कक्षा 3 के बच्चे कक्षा 2 के मटेरियल पढ़ लेते थे, 28.4 हो गया। इसी तरह हरियाणा आदि हुआ। ठीक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी बड़ी गिरावट देखी गई। ठीक है, इसी तरह से कक्षा 5 में नामांकित बच्चे जो कक्षा 2 के लिए पाठ्य सामग्री पढ़ लिए थे, उनमें भी गिरावट देखी गई। यानी 2018 में ये तो कक्षा 5 में पढ़ने वाले बच्चे। अब आप देखिए थोड़ा सा हमारे शिक्षा की व्यवस्था की जो है, नामांकन भले 100% है, लेकिन असर रिपोर्ट में देखा गया कक्षा 5 के बच्चे जो कक्षा 2 के पाठ्यक्रम पढ़ लें। ठीक है, कक्षा 5 का बच्चा कक्षा 2 के पाठ्यक्रम, ठीक, 2018 में 50.5% था। यानी कि 49.5% बच्चे 2018 में भी कक्षा 5 के बच्चे कक्षा 2 के पाठ्यक्रम नहीं पढ़ पा रहे थे। ये क्या बता रहा है? साक्षरता में इनरोलमेंट तो बढ़ गई, न साक्षरता भी नहीं आई। शिक्षा की अगर समस्या देखेंगे तो शिक्षा में तो और पहलू तो छोड़िए, व्यक्तित्व और बड़े मूल्य और सारी चीजें, जो नॉलेज है जिसमें भी, उसमें भी साक्षरता, पढ़ना लिखना, कक्षा 5 के बच्चों को कक्षा 2 का पाठ्यक्रम 49.5% बच्चे 2018 में थे ऐसे जो नहीं पढ़ पा रहे थे। और 2022 में ये पढ़ने वाले संख्या 42.8 हो गया है, यानी 43, यानी 57% बच्चे कक्षा 5 के ऐसे हैं 2022 की इस रिपोर्ट में बता रहा है सर्वेक्षण में, कि जो कक्षा 2 के पाठ्यक्रम नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या बता रहा है? साक्षरता और शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता बता रहा है। मेरा खुद का अनुभव है, आप लोग भी अगर जाइए देखिए समाज में। एक बार मैं एक पार्क में जब अपनी तैयारी के दौरान पढ़ रहा था, दिल्ली की ही बात है, वहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो मैंने कहा आओ तुमको पढ़ाते हैं। अच्छा, मैंने उनको थोड़ा बहुत समझाया तो मैथ के गुणा भाग तो कर रहे थे, तो मैंने कहा किताब निकालो और उसको पढ़ो, तो वो उसको पढ़ ही नहीं पा रहे थे। वो सामान्य हिंदी नहीं पढ़ पा रहे थे और सब पढ़ रहे थे कक्षा 7 या 8, मतलब 6-7 के बच्चे थे। मैथ जब मैंने समझाया तो वो समझ गए, लेकिन वो अपनी किताब में वो पढ़ नहीं पा रहे थे। ये समस्या उस तरह की है। आप लोगों का भी सामना हुआ होगा, नहीं होगा तो थोड़ा अगर समाज में देखेंगे तो अक्सर यही स्थिति दिखती है कि बच्चा का क्लास, चूंकि वो अब फेल हो नहीं सकता है, उसको आगे ही जाना है, राइट टू एजुकेशन। इसको लेकर SCR की रिपोर्टों में इसकी आलोचना भी की गई है कि अब क्या है कि गुणवत्ता, शिक्षक गुणवत्ता पे ध्यान, चूंकि वो फेल होना नहीं, वो पास होता जा रहा है तो बच्चा आगे बढ़ता जा रहा है, और उसको अपने पीछे की कक्षाओं की भी जानकारी। यानी आप बताइए 22 में 42.8 यानी 43% लोग अगर कक्षा 2 की पढ़ रहे हैं, 57% नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्या ये साक्षर भी हैं? लेकिन ऑफिशियली ये साक्षर होंगे, क्योंकि कक्षा 8 तक इनको फेल नहीं करने का प्रावधान है। अब कोई भी नीति बनती है अच्छे के लिए बनी थी, ताकि बच्चों का स्कूल ड्रॉप आउट रुके और उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव न बने। लेकिन वो और भी सारे कारण जब होते हैं
तो इसको शिक्षक या विद्यालय या जो भी हो उसको एक्सक्यूज के रूप में लेने लगते हैं और उसी का नतीजा ये दिखाई देता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग इसको आ गया होगा आपके पास, या तो पहले भी ये चूंकि न्यूज़ बना हुआ है तो आप इसको देखिएगा। हमें ASER रिपोर्ट हर साल आती है, बहुत महत्वपूर्ण होता है एजुकेशन सिस्टम को समझने के लिए। बस उसको गहराई से समझना होता है, अपने दिमाग को, अपने तर्क को, अपने रीज़न को लगाना पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अच्छा बताइए, जब इस तरह का गुणवत्ता रहेगा शिक्षा का, यही बच्चे आगे जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है उससे जो बच्चे आगे विद्यालय में जाएंगे, कॉलेज मतलब हाई स्कूल में जाएंगे, इंटर में जाएंगे, तो जब उनको पढ़ने पढ़ाने में नहीं आएगा तो वो क्या करेंगे? फेल होंगे, ड्रॉप आउट होंगे। इसलिए उच्च स्तर पे जाने पे, कक्षा 8 के बाद से जाने पर बच्चों में ड्रॉप आउट की बड़ी समस्या दिखाई देती है। ठीक है, वहाँ तो वहाँ तो एग्ज़ाम्स होगा, और जब एग्ज़ाम होगा तो फिर वो, अब पता चला उनको पढ़ने ही नहीं आता है। मैंने खुद अपना कि क्वेश्चन तो कर समझाने पर समझ गया, लेकिन उसको पढ़ने ही नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन क्या लिखा है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर भारत को विकसित देश बनना है तो उसका मानव संसाधन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि चीज़ें। और सिर्फ शिक्षा में मात्रात्मक चीज़ें नहीं कि 98.4% इनरोलमेंट हो गया और अपनी पीठ थपथपा लें, नहीं जी। उसमें कक्षा 5 के 57% बच्चे ऐसे हैं, बल्कि 57% से ज़्यादा, 57.2%, जो कक्षा 2 के भी पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, और इसमें अक्रॉस सभी राज्यों की स्थिति वैसे ही है। कोई राज्य ये कहे कि नहीं भाई हम तो भाजपा शासित हैं, हम तो कांग्रेस शासित हैं, हम तो लेफ्ट शासित हैं, हम तो तृणमूल कांग्रेस शासित है। भारत के जितने भी राज्य हैं सब राज्यों की ले दे की स्थिति एक जैसी है। ठीक है, अगला देखते हैं। विपक्ष के विरोध के ने प्रोटोटाइप रिमोट वोटिंग मशीन। जब इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने इसको प्रपोज किया था तो उसमें हमने बताया है, फिर से जान लीजिए, थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं ये क्या है। ये लोकतंत्र में, लोकतंत्र के लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि चुनाव के द्वारा ही लोग अपने लिए सरकार को चुनते हैं और चुनाव के द्वारा ही लोगों का मत जो है अभिव्यक्त होता है। और चुनाव में जितने ज़्यादा लोग शामिल होंगे उसकी गुणवत्ता उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, लोकतंत्र की गुणवत्ता उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। जैसे पहले भी बताया था कि 14 के आम चुनाव के पहले जब लगभग 50% या कई जगह तो 42-44% वोटिंग परसेंट होता था, तो खिचड़ी सरकारों का दौर था। ठीक है, फिर बहुत सारे चेंज आए लोगों की, कि परिवर्तन आया, चुनाव आयोग ने बहुत प्रयास किया, बहुत सारी चीज़ें की। फिर 2014 के बाद के चुनाव में देखा गया है कि लगभग 60% के ऊपर मतदान हो रहा है, कई कई राज्यों में 70-80% मतदान हो रहा है। तो वहाँ पे और सारी चीज़ों के साथ ये जो खिचड़ी सरकारों का दौर है ये खत्म हो गया है। अब जहां भी आ रही लगभग क्लियर कट मेजॉरिटी आ रही है, उससे क्या हो रहा है कि चाहे किसी भी दल की सरकार आए, अब वो ये नहीं रो सकती है कि भाई हम क्या करें, हमको विपक्षी दल, सहयोगी दल के लोग हमको काम नहीं करने दे रहे हैं, हमारे पास बहुमत नहीं है। यानी जनता को वो बहुमत के आधार पर ये नहीं कहे कि जनता ने हमें क्लियर कट मैंडेट नहीं दिया है, इसलिए वो बच नहीं सकता। इससे क्या हो रहा है कि अगले चुनाव में जनता उनसे प्रश्न पूछ रही है और वो ज्यादा दायित्व तो उनके ऊपर आ रहा है, क्योंकि उनको पता है कि अब ये वाला बहाना या ये वाला पहलू काम नहीं करेगा। और निश्चित रूप से जो सरकारें क्लियर कट मैंडेट लेकर आ रही हैं वो डिसिसिव निर्णय लेने में भी वो सक्षम हो रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि जनता ने उन्हें कुछ करने के लिए ही स्पष्ट बहुमत दिया है। ठीक है, अब उसके कौन सी नीतियां ले रहे हैं, क्या ले रही हैं, उसके विभिन्न विचारों के आधार पे अलग अलग हो सकता है, लेकिन ले रही हैं। ठीक है, तो चुनाव आयोग का यही बल है कि ज्यादा से ज्यादा लोग चुनाव प्रक्रिया में भागीदार हों। चुनाव आयोग, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये जब आए थे तो चमोली के एक सुदूर गांव में गए थे, और पहाड़ों की ये बात है कि ज्यादातर लोग जो है
वो गांव से दूर चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे रोजगार आदि के अवसर के लिए वो महानगरों और शहरों की तरफ पलायन कर गए हैं। और वो किसी मजबूरी बस या जो भी कहें, वो अपनी वोटिंग लिस्ट, अपना वोटर भी आईडी वहीं पर रखे हैं, बाहर का नहीं रखे हैं, जो भी हो। ऐसे में वो चूंकि बाहर रहते हैं तो मतदान के लिए वो उतना दूर उनके लिए जा पाना संभव नहीं हो पाता है। इसी तरह से शादी विवाह अन्य कारणों से लोग जो है एक जिले से दूसरे जिले या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में रहते हैं और चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग, इसे प्रवासी मतदाता बोलते हैं। तो चुनाव आयोग ने सोचा कि इसको कैसे दूर किया जाए। उसने बहुत सारे विकल्प की, पोस्टल बैलेट, प्रॉक्सी मतदान आदि आदि किया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मतलब इंटरनेट के द्वारा। उन सारे पहलुओं को खारिज करते हुए ये एक रिमोट वोटिंग प्रोटोटाइप बनाया, जिसमें ये किया गया कि आप जो रजिस्टर्ड हैं उसमें जहाँ पे भी हों, उस शहर के जो सरकारी संस्थान है वहीं पे एक वोटिंग मशीन बना दिया जाए, जहाँ पे आप वोटिंग करेंगे और वो आपके लिए काउंट कर जाएगा। हालांकि उसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं। खुद इलेक्शन कमीशन ने ही जब ये रिपोर्ट लाई थी तो ये बात बताई थी, इसके बारे में सूचना व्यक्त किया था। तो पीआईबी पर उसने खुद ही बहुत सारे कानूनी प्रावधान, बहुत सारे वैधानिक पॉलिसीगत डिसीजन, जैसे कि प्रवासी मतदाताओं की पहचान क्या हो, जिला के अंदर हों, एक दिन के लिए गए हों कि 2 दिन के लिए गए हों, कि प्रदेश के अंदर हों, उसमें आचार संहिता कैसे लगेगी। हो सकता है क्योंकि कई चरणों में चुनाव होता है ना, तो अब यहाँ पे कैसे आचार संहिता लगेगी, कि आप वो लगेगा। ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं जिसको करना था। हालांकि इसके विश्वसनीयता या इसको दिखाने के लिए 16 जनवरी का तारीख तय किया गया था। 29 दिसंबर को जब 2022 को जब चुनाव आयोग ने कहा था कि हम 16 जनवरी को तय कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल के लोग आए और उसमें भागीदार करें। तो इसमें जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सभी लोग मिलके इसका उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसमें भाग नहीं लेंगे। और उन्होंने कुछ अन्य मुद्दों को बताया कि ये अभी छोड़िए, अभी जो पहले से चले आ रहे मुद्दे हैं उन पर ध्यान दीजिए। ठीक है, जैसे उनकी आपत्ति किस बात को लेकर थी, अगर कहें, क्योंकि विपक्ष ने आपत्ति रिमोट वोटिंग को लेकर की, तो किस पे की, प्रवासी मतदाताओं की परिभाषा। ये एक चुनौतीपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है। खुद चुनाव आयोग ये कह रहा है कि इसकी परिभाषा को लेकर चुनौती है। ठीक है, दूसरा क्या है, रिमोट वोटिंग अभ्यास के लिए क्या क्या लॉजिस्टिक होगा, यानी कैसे किया जाएगा, क्या किया जाएगा, ये भी एक चुनौती है। लेकिन इस पे आगे बढ़ा जा सकता है, ये इस पे भी चीजें बढ़ी जा सकती, बनाया जा सकता है। जैसे कभी वोटिंग मशीन आया था, बाद में हुआ कि उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, अब वीवीपीटी आनी चाहिए, यानी कि आप वोट देते हो तो देख लेते हो किसको गया है, फिर वो उसके साथ साथ हो गया। तो कहीं ना कहीं इसमें संशोधन होते रहते हैं। बहुत सारे चुनाव आयोग में बहुत परिवर्तन होता रहता है, गंगा यमुना में बहुत पानी बहता रहता है। समय के साथ साथ उसमें जब करना चाहेंगे, होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन उसमें भागीदार होना चाहिए। मेरा मानना है कि विपक्षी दलों का, विपक्षी दल कहे कि एक तो रिमोट वोटिंग की आवश्यकता ही नहीं है, कि इसकी आवश्यकता क्या है। देखिए, आवश्यकता तो है, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर सिर्फ इसलिए वोट नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वो अपने घर पे नहीं हैं, तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग अगर ये प्रयास कर रहा है कि अगर वो अपने देश में ही हैं, यानी देश के नागरिक हैं, वोटर हैं, और अगर वो वोट देना चाह रहे हैं और इस कारण नहीं कर पा रहे हैं कि दूरी है या किसी अन्य उसकी वजह से, रोजगार आदि की वजह से, कि रोजगार का नुकसान होगा या कुछ भी होगा, तो ऐसे में उनको देने की आवश्यकता तो है। ये चुनौतियां हैं, इसको समझना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, और लेकिन राजनीतिक दलों ने कहा कि ये छोड़िए, पहले और ज़्यादा जरूरी चीज़ें उस पर ध्यान दीजिए। जैसे सभी के लिए समान अवसर, यानी जितने अभी जो चुनाव प्रक्रिया है वो निश्चित रूप से बड़े राजनीतिक दलों के लिए और जो सत्ता पक्ष में रहता है उसके लिए ज़्यादा फेवरेबल होती, क्योंकि वो ज़्यादा चुनाव चंदा पा जाता है, ज़्यादा सब कुछ पा जाता है। तो इसलिए लेवलिंग प्लेइंग फील्ड जो है उसको विपक्षी दल कह रहे हैं कि बराबर करने पर काम दीजिए। उसके लिए क्या होगा, उसमें यह है कि चुनावी बांड वाला जो मुद्दा है, कि जो चुनावी बांड है अक्सर उसमें देखा गया है कि बड़े राजनीतिक दल और ख़ासतौर से जो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं उन्हीं को ही ज़्यादातर चुनावी बांड जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी मीडिया या उसमें जो है समान प्रतिनिधित्व का न होना, यानी टाइम जो स्लॉट अलॉट होता है
वो बड़े राजनीतिक दलों को या राष्ट्रीय दलों के साथ ज़्यादा होता है। और ईवीएम प्रक्रिया में विश्वास की कमी, ये भी मुद्दा उठाया। विपक्षी दल ईवीएम की प्रक्रिया पर उठाते रहते हैं। हालांकि जो लोग कहते हैं कि भाई चुनाव आयोग ने भी ये कहा कि अब वो तो कहा कि अब हम उस पर कार्रवाई करेंगे। आपको जब बुलाया जाता है कि हैक हो जाएगा, ये हो जाएगा, आइए उसको दूर करिए, उसको दिखाइए करके। तब कई बार बुलाया गया और कोई भी व्यक्ति चुनाव आयोग में जाके ये नहीं कहा कि हम इसे प्रूफ कर देंगे। इवन दैट आम आदमी पार्टी, जिसको अपने को पढ़े लिखे लोगों की पार्टी कहती है और एक आंदोलन से जन्म पार्टी है, उसके एक विधानसभा सदस्य ने विधानसभा में दिल्ली में दिखाया था कि कैसे वोटिंग मशीन में हैक किया जा सकता है, ये किया जा सकता है। वो एक्चुअल में वोटिंग मशीन नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा अगर इस प्रक्रिया पे बनी हो तो किया जा सकता है। जब चुनाव आयोग ने बुलाया कि आप आइए, और सभी दलों को बुलाया कि आप आइए और हैक करके दिखाइए हमारे सामने, तो फिर कोई भी राजनीतिक दल सामने नहीं आया। तो कहीं ना कहीं अब विश्वास कैसे बनाया जाए, क्या हो, जब उसे ईवीएम से आप जीतते हो तब तो आपको विश्वास रहता है। मतलब अगर आपका विश्वास नहीं है तो आप जीतने के बाद भी स्वीकार कर कह दो कि नहीं भाई, हम तो इस चुनाव प्रक्रिया में भाग ही नहीं लेंगे, या हम जीतने के बावजूद भी हम मान लेंगे कि नहीं हम हारे हैं। आज तक कोई भी राजनीतिक दल ईवीएम से जीतने के बाद ये नहीं कहता है कि ईवीएम गड़बड़ है, हारने के बाद जरूर कहता है कि ईवीएम गड़बड़ है। तो ये चीजें तो खैर ये राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, लेकिन उन लोगों ने ये चीजें उठाई हैं। हम इसको समझिए कि इसकी आवश्यकता है। क्यों? हाँ, इसके साथ एक और मुद्दा उठाया था जो खुद चुनाव आयोग ने उठाया था, वो है शहरी उदासीनता का मुद्दा। कहां पे है? इसमें है नहीं, देख लीजिएगा कहीं है उसमें। जैसे ना शहरी उदासीनता का भी मुद्दा, उदासीनता यानी शहरी मतदाता जब चुनाव होता है किसी राज्य में या आम चुनाव में, तो देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत शहरी क्षेत्रों के मतदान के प्रतिशत से ज्यादा होता है। जबकि होना क्या चाहिए कि ग्रामीण के लोग जो है शहरों में हैं, रह रहे हैं, तो ऐसे में शहरों में मतदान ज्यादा होना चाहिए, ग्रामीण में कम होना चाहिए। अगर रिमोट वोटिंग देखा जाए, ऐसा तो है नहीं कि शहर वाले गांव में चले जाते हैं रहने के लिए, ठीक है। और चूंकि पास वोटिंग रहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही रहता है, आवागमन का सुविधा रहता है, सब कुछ रहता है, और वहां पे अगर वोट कम होना तो कहीं ना कहीं ये मानसिकतागत है। लोग जो है उस वोटिंग प्रक्रिया को या वोटिंग में भागीदारी को उतना महत्व नहीं मानते हैं। ये एक शहरी उदासीनता है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। चुनाव आयोग भी इसको दूर करने के लिए, चुनाव में लोगों को भागीदार करने के लिए जो विभिन्न नियोक्ताएं हैं उनके साथ मतदाता जागरूकता समिति बनाया है। और आप लोग पढ़े भी होंगे, पीछे जाके देख लीजिएगा, आपके पास नोट्स होगा। तो इन्होंने क्या, इन लोगों ने जो मुद्दे उठाए हैं वो शहरी उदासीनता का है, विपक्ष वाले, और इसमें नहीं गए हैं। इस मामले में चुनाव आयोग ने कहा है कि जब तक कॉन्सेंसस नहीं बनेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हालांकि एक जागरूक मतदाता के रूप में, एक पढ़े लिखे, एक क्रिटिकल थिंकिंग के रूप में, अगर वैसी कोई भी व्यवस्था जो सही हो, तथ्यों, तर्कों और तकनीकी की कसौटी पर खरी हो रही हो, उसमें कोई ऐसी तकनीक जिसका कोई दुरुपयोग न किया जा सके और वो लोगों की भागीदारी बढ़ाए, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और इसके लिए जो भी चुनौतियां हैं उसको तो चुनाव आयोग खुद ही स्वीकार कर रहा है, उसमें बढ़ना चाहिए, नए नए सुझाव देने चाहिए। उसको सिरे से खारिज कर देना कोई बेहतर विकल्प नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इन मुद्दों को उठाइए, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये जेन्युइन मुद्दे हैं, इस पे उठाए जाने चाहिए। ये सारे पहलू ऐसे हैं जिन पे ध्यान दिया जाना चाहिए, और ये हैं मुद्दे, ये समस्याएं हैं। और ये चुनाव आयोग से भी ज्यादा समस्याएं हमारे समाज और राजनीतिक पॉलिटिकल कल्चर का है कि अगर चंदा ही है, राजनीतिक चंदे से पार्टियां चलती हैं, तो ये कल्चर है कि भाई लोग जहां फायदा रहता है वहीं चंदा देते हैं। तो जिन राजनीतिक दलों की सरकार रहती है
उद्योगपति या उस तरह के लोग जो पैसे संभाले लोग हैं, वो उनको ज़्यादा चंदा देते हैं, क्योंकि फिर उनको रहता है कि इससे हमें फायदा होगा। तो ये तो आप सत्ता में आ जाओगे तो आपको भी वही चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो ये एक ऐसी व्यवहारिक चुनौतियां हैं जिसमें चुनाव आयोग बहुत कुछ करेगा, मुझे नहीं लगता, या कर सकता है। अब वो क्या कर सकता है, कहेगा नहीं सबको बराबर बराबर चंदा दो, सभी राजनीतिक दलों से कहेगा कि भाई, सभी लोगों से कहेगा कि सभी लोगों को बराबर बराबर चंदा दो। भाई राजनीतिक चंदा कोई टैक्स तो है नहीं, ठीक है। चंदा या डोनेशन तो हम अपने पसंद के लोगों को देते हैं, ठीक है। अब उसमें और भी जो विकल्प होगा वो आप देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, ये जो रिमोट वोटिंग मशीन है, ये एक सराहनीय कदम है। इसकी आलोचना जो की जा रही है वो आलोचना नहीं है, वो आशंका और चुनौतियां हैं, उसी को दूर करने के लिए बुलाया जा रहा है। हमें इसमें कंस्ट्रक्टिव अप्रोच अपनाना पड़ेगा, और ऐसा कोई भी चीज़ जो तथ्यों तर्कों पर सही हो, तकनीकी रूप से अगर सक्षम हो, फुल प्रूफ हो, और वो लोकतंत्र में चुनाव में बेहतरी के लिए हो, लोगों की भागीदारी को बढ़ाता हो, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, ठीक है। अगला न्यूज़ जो है, शहरी विकास परियोजनाओं को अनुमति देने से पहले पर्यावरण प्रभाव का आकलन किया जाना चाहिए। क्या मामला है देख रहे हैं, ये बेंगलोर शहर में एक नाव चल रहा है। ये जो अभी मामला था वो है गार्डन्स, जो मामला था चंडीगढ़ में आप देखे होंगे कि अगर चंडीगढ़ सिटी प्लानिंग क्या होती है, अगर किसी को समझना हो तो चंडीगढ़ जाके देखें। ली कार्बूशियन थे उसके रचनाकार, और उन्होंने पूरे चंडीगढ़ शहर को एक जीवंत व्यक्तित्व के रूप में, जैसे एक व्यक्ति जीवित होता है ना, एक जीवित व्यक्ति के लिए जो होता है कि उसका सर होता है, उसका फेफड़े होते हैं, उसके आर्गन्स होते हैं, मतलब उसके और भी चीज़ें होती हैं, उसका भोजन वाला तंत्र होता है, यानी उसको सबको डिफाइंड किया है और सबके लिए अलग अलग क्षेत्र डिसाइड किया है, ठीक है। यानी बिल्कुल प्लान्ड वे में एक शहर को, एक जीवंत शहर को कैसे विकसित करना है, इसकी अवधारणा ली कार्बूशियन ने दी थी। बहुत अच्छा है, चर्चित भी है, बहुत फेमस शहर है चंडीगढ़, अपने सिटी प्लानिंग के लिए जाना जाता है। उसी को भी कॉपी करके गांधीनगर शहर को बसाया गया है, ठीक है, गुजरात में, अहमदाबाद के साबरमती के दूसरी तरफ। अहमदाबाद इस तरफ है, साबरमती उस तरफ, मतलब गांधीनगर दूसरी तरफ है, ठीक है। और भी बहुत सारी जगह प्लानिंग की गई, उसको अपनाया गया। मामला यहाँ ये है कि चंडीगढ़ में जो रो हाउस है उसकी जगह मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना चाह रहा है, ठीक है। और इसको भाई वहाँ पे सिटी प्लानिंग में इसको शामिल कर लिया गया है। इसके विरोध में वहाँ के लोग आए, न्यायालय में आए, और उन्होंने इसका विरोध किया और न्यायपालिका ने उस पर रोक लगा दी। आधार दिया कि आप कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं तो उसका प्रभाव, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन, जैसे जब कोई शहर के लिए जो प्लानिंग की जाए ना, वो ऐसी प्लानिंग की जाए जो उसके पर्यावरण के प्रभाव को ध्यान में रख के, नहीं तुरंत नहीं, आने वाले समय में अगर कोई पर्यावरण के क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं उसको ध्यान में रख के किया जाए, ठीक है। वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे कि शहरों में बाढ़ बहुत आ रही है, शहरों में बाढ़ बहुत आ रही है। तो क्या शहरों में ज़्यादा बारिश हो रही है? एक चीज़ ये भी हो सकती है कि अर्बन आइलैंड के कारण जो है निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन रहा है, इसलिए आसपास के चीज़ों से थोड़ी सी बारिश हो रही है, ये जोग्राफिकल रीज़न हो सकता है। लेकिन उससे भी बड़ा रीज़न क्या है? उससे बड़ा रीज़न ये है कि ज़्यादातर शहरों के विकास के क्रम में वहाँ के जो ड्रेनेज सिस्टम है, या वहाँ की जो टोपोग्राफी है, या वहाँ के जो फ्यूचर में आने वाली चुनौतियाँ हैं, जैसे कि सीवेज कैसे निकलेगा, नाले कैसे होंगे, ढेर सारा पानी हो जाएगा तो कहाँ जाएगा, उसका ध्यान नहीं रखा गया है। नालियों को कब्जा करना, ठीक है, और जो प्राकृतिक व्यवस्था थी जल ले जाने की, उसको बाधित कर देना। कई जगहों पर तो उसी में घर बन गया है और बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। तो निश्चित रूप से जब जल निकासी तंत्र बाधित होता है तो कहीं ना कहीं शहरों में बाढ़ की स्थिति देखी जाती थी। पहले ज़्यादातर शहरों में खुली जगह भी थी, पानी भी सोखती थी, अब तो पूरा शहर सीमेंटेड हो गया है, तो पानी जाए कहाँ, ठीक है। तो अन्य ये सारी चीज़ें क्या है, पूरे शहर को आप सीमेंट और डामर से ढक दीजिए तो कहीं ना कहीं उस शहर का वाटर टेबल डाउन होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो एक्सेस पानी लिया जा रहा है,
अगर आप ज़मीन से पानी ले रहे हैं तो एक्सेस लिया जा रहा है, और ज़मीन में पानी जाने के सारे स्रोत आपने बंद कर दिए हैं। ठीक है, तो बाढ़ भी आएगी और पानी उसमें क्या होगा, जब कहीं ज़मीन में, जैसे क्या होता है कि आप देखिए कहीं पानी इकट्ठा रहता है पार्क वार्क में, और वो 2 घंटे बाद सोख लेता है, तो पानी कहाँ चला जाता है, ज़मीन के अंदर चला जाता है। लेकिन अब सब सीमेंटेड है, सब एकदम प्लेन चक चक चमकती हुई सड़कें, नाली पर भी लोग अपना जो है अपने घर के आगे जो नाली है उसको भी सीमेंट से बना लिए हैं, जाओ, और नीचे इतना कचरा है कि सफाई तक नहीं हो सकती है। तो जब बारिश होती है और थोड़ी ज़्यादा बारिश हो जाती है तो ये दृश्य दिखाई देने लगता है कि गार्डन सिटी के नाम से बेंगलोर एक बढ़िया एकदम बोट तैरो और मज़ा लो, बोटिंग का मज़ा लो। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, ये एक अर्बन डिज़ास्टर है और मैन मेड डिज़ास्टर है। ठीक है, ये चुनौती और क्यों बढ़ गई है, क्यों ज़रूरत है पर्यावरण प्रभाव के आकलन का, क्यों किया जाना चाहिए, और क्योंकि इसी पीठ ने कहा है कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने कहा है कि वर्तमान में 50% आबादी शहरों में रह रही है, और दक्षिण एशिया और भारत के संदर्भ में कि 2050 तक यहाँ भी 50% आबादी शहरों में रहेगी। अब लगभग 50 तक तो हम 1-2 करोड़ के आसपास पहुँच जाएंगे, 2 अरब के आसपास, यानी 100 करोड़ की आबादी शहरों में रहेगी निश्चित रूप से। तो शहरों के सामने आने वाली चुनौतियाँ, हम सिर्फ लोगों को आवास ही न दें, हमें लोगों को सिर्फ आवास ही नहीं देना है, हमें लोगों को स्वच्छ हवा भी देना है, हमें लोगों को पानी भी देना है, स्वच्छ पानी भी देना है, स्वच्छ हवा भी देना है, स्वच्छ बिजली भी देना है, और उनके द्वारा निकले गए पानी का निस्तारण भी करना है। ठीक है, तो शहरों को सिर्फ मनुष्यों के रहने के लिए एक घरों के रूप में नहीं, उसके आसपास के इन्वायरमेंट का भी ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो शहर उतने सारे लोगों को रहने लायक, सांस लेने लायक स्वच्छ हवा दे सकें, मतलब उन शहरों में सांस लेने लायक स्वच्छ हवा रह सके, पीने लायक स्वच्छ पानी रह सके, उनके द्वारा जो मल आदि कचरे हैं उनका निस्तारण हो सके। इन सारी आधारों पर ही प्लानिंग करना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट साइड नहीं कि रोड बना दो, कॉलोनी काट दो, लोगों को बसा दो। ठीक है, बसाना तो है ही है, लेकिन फिर आपको ये सारी भी प्लानिंग करनी पड़ेगी ताकि बेंगलुरु जैसे इसे बाढ़ और प्राकृतिक आपदा की घटनाओं का सामना न करना पड़े। यही बात इस पीठ ने कहा भी है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए, जैसे अदालत ने क्या कहा, यह सही समय है कि केंद्र के साथ साथ राज्य स्तर पर विधायिका, कार्यपालिका और नीति निर्माता अव्यवस्थित विकास के कारण, कैसा विकास, अनप्लान्ड डेवलपमेंट के कारण पर्यावरण को होने वाले नुकसान पर ध्यान दें और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करें कि विकास पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाए। यह आवश्यक है कि सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक उचित संतुलन बनाएं। यानी हमें शहरों का विकास, शहरों को इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि डेवलपमेंट सस्टेनेबल हो और इन्वायरमेंट को भी क्षति न पहुंचे। ठीक है, ये अच्छी चीज़ें हैं। इसके लिए क्या कहा निर्णय में कि विधायिका, सरकार और विशेषज्ञों को शहरी विकास की अनुमति देने से पहले पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए आवश्यक प्रावधान करने के लिए एक साथ आना चाहिए। ठीक है, यानी कि शहरी प्लानिंग करना हो तो इन्वायरमेंट असेसमेंट करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन। ठीक है, बाकी ऐसे ही है। अगला न्यूज क्या है, सहकारी आंदोलन के सहारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है, गृह एवं सहकारिता मंत्री। सहकारिता मंत्रालय, सहकारिता क्या है, सहकारिता वो होता है जब लोग स्वेच्छा से आपस में जुड़ के एक दूसरे के विकास के लिए कोई संगठन बनाते हैं और उसे संगठन को फिर रजिस्टर्ड कर लिया जाता है। ठीक है, रजिस्टर सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, सोसाइटी एक्ट 1912 के तहत रजिस्टर्ड करा लेते हैं, और उनमें जो लोग जितना अंशदान करते हैं उसके आधार पे उनको लोकतांत्रिक राइट होता है उस सोसाइटी को चलाने का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो सोसाइटी है इसका निर्माण कमज़ोर और जो
कम पूंजी वाले लोग थे, उसमें जैसे किसान भी हैं, ज़्यादातर कृषि सेक्टर में ही देखा गया, लेकिन और भी क्षेत्रों में सोसाइटी है, वो लोग आपस में जुड़ के कैसे व्यापारिक कार्य कर सकें, कैसे व्यापारिक कार्य कर सकें, उसका कैसे लोकतांत्रिक प्रबंधन कर सकें अपने व्यापार का, अपने सोसाइटी का, और उससे जो बड़े स्तर पे जो उनके पास जो छोटे स्तर पे होने के कारण जो नुकसान हो रहा है उससे फ़ायदा ले सकें और बड़े स्तर से होने वाली चुनौतियों का मुकाबला कर सकें। जैसे आज आप अमूल का नाम सुनते होंगे, भारत का बहुत बड़ा ब्रांड है ना, दुनिया में बहुत फेमस ब्रांड है। ये एक कोऑपरेटिव आंदोलन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है। आज ये इतना बड़ा हो गया है कि बहुत सारे बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी टक्कर दे रहा है, लेकिन ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से ही इसका जन्म हुआ था। गुजरात में दूध के लिए जो है, जो दूध वाले किसान हैं वो आपस में जुड़े, फिर उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, फिर वो किसानों से लेता है, जो फ़ायदा होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात ये होती कि इसका जो नियंत्रण होता है वो जितना जिसका अंशदान होता है उसके आधार पर उसको लोकतांत्रिक मिलता है, और इससे होने वाले फ़ायदे को उनको उनके अंशदान के अनुसार बांट दिया जाता है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव को सरकारों ने हमेशा महत्व माना है, हमेशा महत्वपूर्ण माना है, और भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में और कृषि अर्थव्यवस्था में तो इसको बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, ठीक है। और क्यों महत्वपूर्ण माना गया है? क्योंकि भारत में ज़्यादातर घरों में बचत बहुत कम है, और किसानों से कहें तो बहुत ज़्यादातर किसान क्या हैं, छोटे जोत वाले हैं, छोटी संसाधन वाले हैं, छोटे पूंजी वाले हैं, ठीक है। ऐसे में उनको आपस में जोड़ के, जैसे बहुत सारे ग्रामीण कोऑपरेटिव सोसाइटी आप देखते होंगे, किसान क्या करते हैं, उसका जो है अपना जिसको जितना अंशदान करता है उसके अनुसार उसको भागीदारी मिल जाती है, फिर वो किसानों के लिए ऋण का भी काम करते हैं, किसानों के लिए खाद बीज आदि की भी सप्लाई करते हैं, और उनकी जो निर्णय होते हैं उनमें वो किसान जो उससे जुड़े होते हैं वो उसको भागीदार होते हैं। ये सभी के लिए ओपन रहते हैं, ये आप सूचना के साथ जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक वो व्यवस्था है जो छोटे लोगों को आपस में जुड़कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा व्यापार का फ़ायदा लिया जा सकता है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन की तरह का फ़ायदा लिया जा सकता है, ठीक है। वर्तमान सरकार इस पे कुछ ज़्यादा ध्यान दे रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी इसको बार बार कहते हैं, गृह मंत्री जी कहते हैं। ऐसे में एक अलग भारत सरकार के जो पहले कोऑपरेटिव मंत्रालय जो था, विभाग जो था, वो भारत सरकार के एग्रीकल्चर मंत्रालय के साथ अटैच था। 2021 में इसको निकाल के अलग से एक मंत्रालय बना दिया गया है, और इसके मंत्री को अमित शाह जी यानी जो भारत के वर्तमान गृह मंत्री हैं उनके पास ये विभाग दिया गया है। ये दर्शाने का मतलब ये बताता है कि भारत सरकार कितना महत्व दे रही है सहकारिता आंदोलन को, और सहकारिता आंदोलन के द्वारा भारत सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करना चाह रही है, उसमें परिवर्तन करना चाह रही है, ठीक है। इसको यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के अन्य उपकरणों में सहकारिता आंदोलन महत्वपूर्ण आंदोलन है, ठीक है। अब देखते हैं कि ध्येय क्या है सहकारिता आंदोलन का। पारदर्शिता, जवाबदेही, भरोसा और मजबूत संस्थागत ढांचा के ध्येय के साथ देश भर में सहकारी आंदोलन को एक नई धार दी जाएगी। उद्देश्य यही है कि नीचे से लेकर शीर्ष सहकारी संस्थाएं कारगर बने, वक्त की जरूरत की पूरी करें, लोगों का उन पर भरोसा भी दृढ़ हो। इसी कड़ी के तहत देश में सहकारी आंदोलन का डिजिटल बनाने से लेकर यानी डिजिटलाइजेशन और प्रभावशाली रूप देने का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। और राष्ट्रीय सहकारी नीति का प्रारूप भी तैयार करने का काम तेज कर दिया गया है। देखिए अभी जो भी सहकार के लिए नीतियां हैं ये 2002 की राष्ट्रीय सहकारी नीति के तहत गवर्न हो रही है, ठीक है। 2002 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब से गवर्न हो रही है। तब से बहुत कुछ बदल चुका है, चीज़ें बहुत सारी चुनौतियां आ गई हैं, बहुत सारे अवसर आ गए हैं, बहुत सारे तकनीकी उन्नयन हो गए हैं, किसानों की सोच में भी बहुत सारा परिवर्तन हो गया है, बहुत सारे नए नए अवसर उपलब्ध हुए हैं, ठीक है। ऐसे में एक नई राष्ट्रीय सहकारी नीति न्यू कोऑपरेटिव पॉलिसी, नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी की ज़रूरत पड़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए सहकारिता मंत्रालय ने एक 47 सदस्यीय
राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है सुरेश प्रभु जी की अध्यक्षता में, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु, जो काम कर रही कि सहकारिता को कैसे जन आंदोलन के लिए सरकार का नारा है सहकार से समृद्धि, कोऑपरेटिव से प्रॉस्पेरिटी। सहकार से सहकारी आंदोलन का सहकारी आंदोलन का नारा क्या है? सहकार से समृद्धि, यानी ये नारा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि सहकार से समृद्धि हो। ठीक है, तो इस पे बल दिया जा रहा है। इसमें बैठक हुई है और इसमें बैठक में मेन ध्यान ये दिया गया है कि हमें ऐसी नीति चाहिए जो 20 साल पहले, 2002 की जो नीति है वो 20 साल पहले है, काफ़ी 2 दशक बीत गया है। 2 दशक बाद में जो चुनौतियां आई हैं, जो परिवर्तन हुए हैं, जो अवसर आए हैं, उन सारी चीज़ों को समायोजित करते हुए एक ऐसा नीति बनाया है जो भारत के विकसित देश बनाने में क्या को महत्वपूर्ण योगदान दे सके। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय सहकारी नीति के जो प्रस्तावित मसौदे हैं उसमें क्या है, सहकारिता के माध्यम से आर्थिक विकास का मॉडल को शामिल किया जाएगा, यानी आर्थिक विकास के मॉडल में भी सहकारिता के शामिल। अब एक प्री का फैक्ट है, देख लीजिए, भारत में 8.5 लाख सहकारी समितियां हैं और 29 करोड़ से अधिक इसके सदस्य हो चुके हैं। ठीक है, अभी हाल में ही सरकार ने 3 कृषि आधारित गतिविधियों में सरकार ने 3 नई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया गया है। कोऑपरेटिव में ज़्यादातर राज्य के स्तर पे, राज्य के कानूनों, राज्य द्वारा स्तर पे जो है सोसाइटियाँ होती हैं, लेकिन कई सोसाइटियाँ ऐसी होती हैं जो कई राज्यों में काम करती हैं। उसके लिए भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2002 ही है, पॉलिसी 2002 के ही तहत ही होती हैं। अभी सरकार ने 3 इसी तरह के कोऑपरेटिव बनाई हैं, एक जैव प्रौद्योगिकी के लिए, एक बीज के लिए और एक कृषि क्षेत्रों में निर्यात के लिए। ठीक है, इन 3 के लिए अभी सरकार ने मंजूरी दी है, बनेंगी। ये तीनों देखिए, एक बीजों के लिए, एक जैव विविधता के लिए और एक कृषि क्षेत्रों के निर्यात के लिए। यानी वर्तमान में सरकार का बल क्या है कि कृषि क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात किया जाए। ठीक है, तो इस पे बल दिया गया है। इसमें देख लीजिएगा आप लोग, कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना। इसके लिए क्या है, 14 जनवरी को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। संविधान देख लीजिएगा, इसमें कोल्लम जिला पंचायत, जिला योजना समिति, केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल प्रशासन किला द्वारा संयुक्त रूप से द सिटीजन नामक एक संविधान, द सिटीजन, इसका जो नाम है सिटीजन नामक ये प्रोग्राम चलाया गया था, साक्षरता अभियान। इसमें लगभग 2200 प्रशिक्षक थे जिन्हें सीनेटर कहा गया। क्या ना कहा गया, सीनेटर। ये कहाँ का नाम है, ये अमेरिका, अगर देखिए तो अमेरिका कांग्रेस के 2 सदन है, एक रिप्रेजेंटेटिव, ये प्रतिनिधि सभा और एक सीनेट। तो सीनेट के जो 100 मेंबर होते हैं उन्हें ही सीनेटर बोला जाता है। तो ये जो 2200 प्रशिक्षक शामिल थे जो लोगों को संविधान के बारे में जागरूक करते थे। ऑफकोर्स वहाँ के लोकल लैंग्वेज में ही करते होंगे या जिन लैंग्वेज में वो समझते होंगे। ठीक है, और इस महत्वाकांक्षी अभियान के में जिले में 10 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 16.3 लाख लोगों को संविधान के विभिन्न पहलुओं पर शिक्षित किया गया है। ठीक है, तो लगभग 16,30,000 ऐसे लोग जो 10 साल के ऊपर के थे, उनको संविधान के विविध प्रावधानों से शिक्षित किया गया था। हिंदू में जब ये न्यूज़ दिखाया था तो वो दिखाया था कि एक महिला है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन जब उनको समझाया गया, बुझाया गया, तो उन्होंने उद्देशिका को भगवान, जहाँ पे भगवान आदि की पूजा करती है वहाँ पे रखा। यानी कि कहीं ना कहीं वो संविधान की उद्देशिका में उसने अपनी आस्था प्रकट की। ठीक है, तो निश्चित रूप से भारत के सभी नागरिकों को अपने संविधान के बारे में, खासतौर से उद्देशिका के बारे में, उसके प्रावधानों के बारे, मूल अधिकारों के बारे में, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में
और जो है मूल कर्तव्यों के बारे में निश्चित रूप से हमें पता होना चाहिए। हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम ही वो हैं जो संविधान के स्रोत हैं। संविधान हम ही ने बनाया है, हमारे लिए ही बना है और ये हमारे हितों के लिए करता है और हमारे ऊपर कुछ दायित्व भी सौंपता है जिसका वो हमें भान कराता है। ठीक है, वो मूल अधिकार मूल कर्तव्य न भी शामिल हो तो जो मूल अधिकार मिले हुए हैं उनके साथ जो दायित्व लगा, जो किस क्या क्या आधारों पे जो उस पर रोक लगाने की बात होती है, वही हमारे ऊपर भी क्या करते हैं, दायित्व आरोपित करते हैं। ठीक है, जैसे कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये कहती है कि ये दंगे भड़काने के लिए इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए, देशों के साथ संबंध खराब करने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं ये देशों के साथ संबंध नहीं खराना हमारा क्या है, कर्तव्य है। ठीक है, ऐसी बात हमें नहीं बोलनी है, ऐसी अभिव्यक्ति नहीं करनी है जिससे दंगे भड़के, लोगों में समाज में कदाचार पनपे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब हम संविधान को पढ़ते हैं, जानते हैं, ये बहुत अच्छा है, ये प्री का भी मैटर है। लेकिन हमें लगता है ये प्री में इस तरह नहीं आएगा, लेकिन चूंकि संविधान साक्षर जिला बना है तो संविधान के प्रावधान उद्देशिका तो चर्चित हो ही गए हैं और इससे जुड़ी चीज़ों को आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अगला न्यूज क्या है। हाँ, जैसे बताया कि राज्य सरकार ने 19 जनवरी को ऐलान कर दिया केरल के मुख्यमंत्री ने कि देश में पहली बार राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग ने संस्थानों में सभी 18 साल से अधिक उम्र की छात्राओं को मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश दिया है। ठीक है, और मुख्यमंत्री ने कहा कि केरल ने एक बार फिर देश के लिए एक मॉडल पेश किया है। केरल ने शिक्षा और स्वास्थ्य में तो वो मॉडल पेश किया ही है, अभी संविधान का साक्षर जिला बना के भी एक मॉडल था, अभी एक मॉडल ये भी है। ये एक अच्छा कदम है, एक सामाजिक न्याय के दिशा में या न्याय के दिशा में कह सकते हैं, न्याय के ब्रॉडर पैमाने में, सामाजिक न्याय कहें, न्याय के व्यापक पैमाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं ये जो महिलाओं के साथ जो प्राकृतिक चुनौतियां हैं उनसे उभरने में ये मदद कर सकती है। ठीक है, मातृत्व अवकाश हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में, निजी सेक्टर में हर जगह है, पेड़ है और उसमें उसके बढ़ाया भी गया है। लेकिन अब जो क्या है कि यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था में ऐसी बात नहीं थी और अक्सर जैसे ये 18 साल की उम्र, कई बार जैसे अब हम जब हम ग्रेजुएशन में जाते हैं तो हमारी उम्र लगभग 17-18 साल हो जाती है। ग्रेजुएशन है, फिर पीजी करते हैं, फिर ये करते हैं, रिसर्च आदि करते हैं। ऐसे में अगर हम इस चीज़ को यहाँ पे, चूँकि 18 साल या उसके पहले की महिलाएं, उनके वो प्राकृतिक है तो वो होती हैं, उसमें से कई की शादी भी हो जाती है, कई बच्चे भी, बाल बच्चे वाली भी हो जाती हैं, चूँकि सामाजिक प्रथाओं से भी आदमी चाहे न चाहते हुए भी विवश होता है। लेकिन अगर उनको पढ़ने का मौका मिल रहा है तो उनके पढ़ने के रास्ते में कोई भी चीज़ अगर सहयोग कर रही है, कोई भी रुकावट को कम कर रही है, निश्चित रूप से उसका बहुत तहे दिल से स्वागत किया जाना चाहिए। इसकी ये स्वागत योग्य कदम है, इसको आप एक सकारात्मक वेलफेयर स्कीम के रूप में भी ले सकते हैं। अब इसमें जो प्रावधान है वो कोई ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ क्या किया गया है, 60 दिन की अवकाश, तो क्या अवकाश का वेतन देना पड़ता है? नहीं, उसमें क्या करना है, जैसे क्या होता है कि उपस्थिति पहले 75% थी, अब उसको 72% कर दिया गया है। इससे क्या होगा कि किसी ये जिन्यून कारण से अगर कोई बच्ची परीक्षा में शामिल नहीं हो पाती है तो अब हो लेगी। ठीक है, चलिए ये अच्छा चीज़ है, इसी पे छोड़ते हैं। अगला जो है डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इशू है और ब्रेक के बाद हम मिलते हैं, 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं। थैंक यू।